आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 29 जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे क्यों बदला गया एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम और नई शिक्षा नीति में क्या है। इसके अलावा चीन के J-20 लड़ाकू विमान का भारत के राफेल से करेंगे कंपैरिजन और समझेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मायावती की चर्चा नहीं होती दिखती। लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। लड़ाकू विमान राफेल आज भारत पहुंच गया है। अयोध्या के रौनाही में मिली 5 एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष भी जल्द ही मस्जिद का निर्माण शुरू कर सकता है। राम मंदिर भूमि पूजन को कवर करने वाले टीवी चैनलों को अयोध्या जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि वो किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। बिहार में अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति बदतर हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की सहायता करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज तेज बारिश होगी और रात में तेज बरसात के आसार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक बार फिर अपना पुराना नाम वापस मिल गया है, शिक्षा मंत्रालय। जी हां, 25 सितंबर 1985 से पहले एचआरडी मिनिस्ट्री को इसी नाम से जाना जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था। इसके बाद 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, लेकिन तब से 3 दशक बीत चुके हैं, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। आज तक रेडियो के संवाददाता हिमांशु मिश्रा आज उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने विस्तार से इसे लेकर बात की। मैंने हिमांशु से अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की और पूछा कि करीब 35 साल बाद इस नाम के बदले जाने के पीछे की वजह क्या है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा जा रहा है क्योंकि सरकार ये चाहती थी इस मंत्रालय के अंदर शिक्षा से जुड़े विभाग काम करते हैं और सारे जो विभाग का काम है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब नाम रखा गया था तब इस मंत्रालय के अंदर कई विभाग काम करते थे, जैसे युवा खेल मंत्रालय और साथ ही साथ कल्चर मिनिस्ट्री इसी मंत्रालय के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन कई साल पहले इन दोनों विभागों को अलग मंत्रालय का बना दिया गया और अब सरकार का ये मानना था क्योंकि शिक्षा से जुड़े जो काम है और शिक्षा से जुड़े विभाग जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर काम करते हैं, तो इसका नाम अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रखा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से अगर हम देखें तो रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय, इस तरीके से नाम है। मंत्रालय के नाम से उसके काम और उसके विभाग की पहचान जो है वो होगी। हिमांशु, नई शिक्षा नीति में किन बातों पर जोर दिया गया है? देखिए, नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सी बातों पर जोर दिया गया है। शिक्षा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। नई शिक्षा नीति के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा नीति के अंदर जो छात्र हैं उनको स्किल करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के अंदर ये भी एक नई कह सकते हैं कि नई तरीके की जो है वो चीज को अपनाया गया है कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर सेल्फ अटेस्ट बच्चा करेगा, उसके स्कूलिंग करेंगे और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी एक जो है उनको बताएंगे रिपोर्ट कार्ड से उनको उनके बारे में। तो इस तरीके के तमाम इस तरीके की चीजें जो है नई एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है। ये जरूर है नई एजुकेशन पॉलिसी को आने में बहुत समय लगा, लेकिन मंत्रालय का ये साफ कहना है कि तमाम शिक्षाविदों के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्रियों और सभी सांसदों के साथ राज्यवार उन्होंने लंबी बातचीत की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है जो छात्र हैं वो ज्यादा बुनियादी तौर पर शिक्षित होके निकलेंगे, यानी कि उनकी जो शिक्षा के साथ साथ जो बुनियादी नींव है वो बहुत मजबूत होगी। ये बात मंत्रालय की तरफ से कही जा रही है। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए।
फ्रांस से आज 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत की सरजमी पर पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जब ये विमान उतरे तो उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। इस दौरान वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे, लेकिन जिन पड़ोसी देशों से किसी खतरे की स्थिति में निपटने के लिए इन्हें लिया गया है, वहां के विमानों से तो इसकी तुलना करना बनता ही है। और अभी चीन ही सबसे बड़ा खतरा नजर आता है और मौजूदा वक्त में चीन के सबसे उन्नत J-20 के सामने भारत का नया नवेला रफाल कहाँ ठहरता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी माधुरी। तो माधुरी, J-20 जो चीन के पास लड़ाकू विमान है, ये 5वीं जनरेशन का बताया जाता है, लेकिन राफेल तो 4वीं और 5वीं के बीच की जनरेशन का है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि राफेल 4वीं और 5वीं जनरेशन के बीच का है, लेकिन ये जो दावा है ये चीन करता है बस, और कि उनका विमान J-20 5th जनरेशन का है। वैसे कहा जाता है कि इसका इंजन 3rd जनरेशन का है, जैसा कि हमारे सुखोई का है। और इसके साथ राफेल की और भी खासियत है, जैसे कि ये सिंगल सीट और डबल सीट 2 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आती है कि 2 लोग बैठ सकते हैं या एक ही व्यक्ति इसे चला सकता है, जबकि J-20 में सिर्फ सिंगल सीट अरेंजमेंट होता है, केवल एक ही व्यक्ति से चला सकता है या बैठ सकता है इस विमान में। लेकिन माधुरी, अगर J-20 में देखें तो इसका टेक ऑफ वेट ज़्यादा है। इसमें अगर इसका करीब 37,000 किलो है और इस हिसाब से देखा जाए तो ये फ्यूल और वेपन ले जाने में ज़्यादा सक्षम है। हाँ, लेकिन राफेल थोड़ा कम ले जा सकता है, लेकिन राफेल का खुद का जो वजन है वो काफ़ी कम है। वो लगभग 10,000 और 9,000 के बीच में है, 9,500 के बीच में। तो इस वजह से ये हल्का विमान है और आराम से उड़ सकता है, जबकि J-20 का वजन जो है खुद का विमान का ही 19,000 है। और इसके साथ ही राफेल काफ़ी अच्छा पतला और सुंदर दिखने वाला विमान है। हवा में उड़ने के लिए पतला विमान काफ़ी कारगर होता है। J-20 भारी और थोड़ा मोटा है। जी माधुरी, ये बात तो सही है कि पतला है, लंबाई भी कम है। J-20 की लंबाई करीब 20 मीटर है, लेकिन इसका विंग स्पैन जो है ज़्यादा है, करीब 13 से 13.5 मीटर है और स्पीड भी ज़्यादा है, 2400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लंबाई J-20 की ज़्यादा है। और राफेल की लंबाई भी मैं आपको बता दूं कि वो 15.30 मीटर है और इसका विंग स्पैन थोड़ा कम है, 10.9 मीटर ही है। और विमान की हाइट जो है वो 5.3 मीटर है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2,222 किलोमीटर है। आप ठीक कह रहे हैं अमन कि कम है, लेकिन राफेल तो 50,000 फीट तक उड़ सकता है। जी, लेकिन J-20 तो 65,000 से ऊपर भी उड़ सकता है। अमन, एक चीज़ बहुत मैटर करती है और वो है कि बेस से कितनी दूरी तय कर सकता है एयरक्राफ्ट, कितना ऊपर तक उड़ सकता है। उसमें राफेल ज़्यादा अच्छी दूरी तय करता है, 3,700 किलोमीटर, और J-20 कितनी दूरी तय कर सकता है? J-20 इस मामले में 2,000 किलोमीटर का तय कर सकता है माधुरी जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि J-20 को कोई रडार पकड़ नहीं सकते। हाँ, ये सिर्फ दावे हैं अमन कि J-20 को कोई रडार नहीं पकड़ सकता, उसकी स्टील्थ कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे जो विमान हैं सुखोई 30 जैसे, उन्होंने उसके मूवमेंट को पहले भी देखा है, कई बार रिपोर्ट किया है कि J-20 को देखा गया है कई बार। तो ये सिर्फ दावा है। और रही बात युद्ध ऑपरेशंस की, तो आप बताएं J-20 ने कितने युद्धों में अभी तक भाग लिया है? जी माधुरी, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ऐसा इतिहास रहा है जहाँ पे इसका परीक्षण हो पाया हो युद्ध जैसी सिचुएशंस में। राफेल का देखिए, राफेल ने 30,000 फ्लाइट आवर्स गुजारे हैं, कई ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें राफेल विमान काम में आया है। और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, 60,000 फीट पर मिनट से उड़ता है। J-20 की क्या है? J-20 इस मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़रा सा अंतर है। इसकी जो स्पीड है वो 59,842 फीट पर मिनट है। लेकिन हाँ, J-20 का इंजन बहुत ख़ास है, इसे बहुत अच्छा बताया जाता है। बताया जाता है कि रूस के सुखोई 35 की तरह है ये। हाँ, लेकिन राफेल का इंजन बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, लंबे समय तक चलने वाला है और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी बहुत सारे रोल एक साथ कर सकता है, 4 मिशंस को एक साथ कैरी कर सकता है अपने उसमें। J-20 में क्या ऐसी कोई खासियत है? हाँ, लेकिन J-20 के साथ में ये दिक्कत है, J-20 मल्टीपल मिशंस एक साथ नहीं कर सकता। तो माधुरी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो राफेल जो है 21 ही बैठता है J-20 से। बिल्कुल, J-20 है और राफेल 21 है। माधुरी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी शुक्रिया अमन।
राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने में बहुजन समाज पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वे इस मुद्दे को जाने नहीं देंगी और सुप्रीम कोर्ट तक इसे खींचेंगी। राजस्थान की राजनीतिक उठापटक में वे साफ तौर पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और ये नई बात भी नहीं है। एनआरसी, यूएपीए, अनुच्छेद 370 से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। वहीं अपने सियासी गढ़ उत्तर प्रदेश में वे बीजेपी सरकार के प्रति नरम हैं। जहां उनकी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वहां उन्होंने खुद को सोशल मीडिया तक बांध लिया है। अक्सर बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आती हैं। मायावती की इस राजनीति को समझने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आज तक.in में पत्रकार कबूल अहमद से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश की सियासी चर्चाओं से बाहर होती जा रही हैं? देखिए, जो मौजूदा बहुजन समाज पार्टी है, जिसे खासतौर से जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रही है, ये बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी काफी अंतर है। कांशीराम के दौर में संघर्ष, संवाद का रास्ता अब बसपा अपनाती और आज जो है न संघर्ष है न संवाद है पार्टी में। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, ये दोनों चीजें पार्टी से कट गई हैं। मायावती न संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतर रही हैं, न अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो संवाद स्थापित कर पा रही हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 4 बार जो है बसपा की सरकार बनी, उस राज्य में आज बसपा की राजनीतिक चर्चा जो हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की, उसमें बसपा का नाम तक नहीं लिया रहा। और इसकी वजह मायावती अपने आप को अपने घर तक और अपने ही बंगले तक सीमित किए हुए हैं। वो जो भी काम है पार्टी का, संगठन का काम हो या कुछ हो, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया और आज की हालत यह है कि वो जिस तरह से विपक्ष की उत्तर प्रदेश की वो विपक्षी दल के रूप में थी, आज जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े इशू हैं जहाँ पे वो एक तरह से सलाहकार की भूमिका में है, न कि विपक्ष की भूमिका में है। न सवाल कर रही हैं और सवाल कर भी रही हैं तो कांग्रेस से कर रही हैं, बीजेपी से कोई तरह के सवाल नहीं कर रही, न योगी सरकार से कर रही हैं, और कई इशू पे तो सरकार का खुल के वो समर्थन करती नजर आती है। इससे ये बात सीधे साबित होती है कि उनकी जो प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चर्चा से दूर होती जा रही है। और एक आप चीज खासतौर से और देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जो वोट है वो दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम मूल रूप से हुआ करता था, और 2007 में ब्राह्मणों को जोड़ा तो एक ब्राह्मण हो गया था, लेकिन ब्राह्मण वक्ती तौर का था। लेकिन आज जो मुसलमान है, खासतौर से मौजूदा हालत में जो उत्तर प्रदेश का 25% है, वो जिक्र करना मायावती का छोड़ दिया। उसका विश्वास जो है मायावती से कहीं डगमगाया है। आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। 2019 के बाद एक माहौल बना था कि शायद बसपा जो है अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखे, लेकिन अब तो कांग्रेस ज्यादा आगे दिखती है बसपा से। अगर स्थानीय लेवल पर बात करें, सड़क पे संघर्ष की बात करें तो निश्चित तौर पे जिस तरह से सपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद 10 सीटें इनकी आई थी, लेकिन अचानक चुनाव के बाद बिना विश्वास में अखिलेश यादव के लिए न कोई वजह भी नहीं थी, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ने के साथ साथ कई आरोप लगाए, तो एक वो मैसेज गलत गया। और सीधी बात है, जिस तरह का वो अभी राजनीतिक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उससे ये लगता है कि क्या वजह है कि जो मायावती तो एक दौर में आक्रामक राजनीति के लिए जाती थी और दलित मूवमेंट के लिए जानी जाती थी, वो चीजें अब मायावती में नहीं झलकती हैं। वो चीजें अब अगर हम देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस आज जो सबसे चौथे पायदान पे है, उसके रोज लोग जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला संगठन कार्यकर्ता तक संघर्ष कर रहा है, लेकिन बसपा का जो कार्यकर्ता है वो न सड़क पे दिख रहा है, न मायावती कभी सड़क पे दिख रही है, न कोई मुद्दे को बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से ले जा पा रही हैं। और इस कोरोना काल में जहाँ पे आप चीजें थी, बहुत सारी खामियां थी सरकार की, उनको उजागर करने की जरूरत थी, वहाँ पे मायावती जो है विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आई, बल्कि सरकार की सलाह देती हुई नजर आई। इसलिए दूसरी बात है, मायावती को ये लगता है कि हम चुनाव जो है संघर्ष के बजाय अगर हम समीकरण और के जरिए सेट करें तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कभी वो दलित मुस्लिम का बनाती हैं, तो कभी दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाती हैं, कभी दलित पिछड़ों को बनाती हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, क्योंकि मोदी के राजनीतिक उदय के बाद ये सारे समीकरण फेल हो चुके हैं। अब बीजेपी के पास जो है सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य का वोट नहीं रह गया है, अब वो पिछड़ों की और दलितों की भी पार्टी बन गई है।
आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद जो है ओबीसी की आज बीजेपी के साथ है। और इसी तरह के दलित में उन्होंने जाटो छोड़ के गैर जाटो जो दलित है वो पूरी जो है वो बीजेपी के साथ है। तो इसलिए अब मायावती का जो समीकरण बनता था वो अब ऐसा समीकरण नहीं है जो उनको जीत दिला सके। इसलिए अब अगर उन्हें राजनीति में कुछ भी करना है तो संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। ये थे आज तक .in में पत्रकार कबूल अहमद, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी ऋतुराज। तो आज दिन भर में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। आज तक रेडियो पर हम तमाम तरह के पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिन्हें आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर और जियो सावन जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स के अलावा हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारी मौजूदगी है। वहां जाकर आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथी तिलक भाटिया और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।